फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम देखते हैं लेक्चर नंबर 10। तो अपना जो चल रहा था अभी इसमें केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर चल रहा था, उसमें जो अपना लास्ट टॉपिक था 12 नंबर पॉइंट कौन सा हमारा लास्ट पैरामीटर है, हमारा कौन सा, डिजॉल्व गैसेज। डिजॉल्व गैसेज तो जो हमारा पानी होता है उसमें कई प्रकार की गैसेज जो हैं डिजॉल्व होती हैं। गैसेस कहाँ से इवॉल्व होती हैं? ये क्या हमारे एटमॉस्फेयर से होंगी, एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर, पानी से फिर जो भी हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचती है, ठीक है ना। तो डिजॉल्व गैसेस कौन कौन सी होती है? जनरली ऑक्सीजन हुई, तो ऑक्सीजन तो बहुत बेहतर गैस है हमारे लिए। दूसरी कौन सी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुई। तीसरी कौन सी हमारी? मीथेन गैस, नाइट्रोजन, सल्फे और अपनी मीथेन और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेज हमारे पानी के अंदर मौजूद होती हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इन गैसेस की प्रेजेंस क्या बताती है वो अपन देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए पानी के अंदर। लेकिन अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल एक इस तरह से कम है तो इसका मतलब वहां पर जो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है। देखो भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे बहुत ही माइक्रोन साइज के 10⁻⁻6 मीटर साइज के अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे अपने सजीव होते हैं छोटे छोटे से, जो क्या करते हैं, कई प्रकार के होते हैं हमारे, जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ हमारा, और कॉलीफॉर्म्स हुआ, वॉर्म्स हुए, हेलिमिन्स हुए, सारे सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज क्या है, माइक्रो चलता है। क्लियर है कि नहीं? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब उसको खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं? या तो वो एयर की प्रेजेंस में खत्म करते हैं या फिर एयर की एब्सेंस में खत्म करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में ही काम कर सकते हैं। 3 प्रकार के होते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली, ठीक है ना। तो भाई जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। अब हमको मालूम है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं। पानी है हमारा, पानी के अंदर हमने देखा ऑक्सीजन का लेवल कितना है, 4 ppm है, फॉर एग्जाम्पल 4 ppm है, इतना होना चाहिए मान लीजिए, ठीक है ना। और हमने देखा भाई उसमें 4 नहीं है, पीछे से तो 4 आ रही थी ऑक्सीजन, लेकिन जब हमने इसको टेस्ट किया तो इसके अंदर केवल कितनी 0.1 ppm ऑक्सीजन मिली। इसका मतलब क्या है कि 3.9 ppm ऑक्सीजन किसी ने यूज कर ली। अब यूज कौन करता है भाई? यूज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज करके उसको खत्म कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो ऑक्सीजन का डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब ऑक्सीजन की जो कमी है वो क्या दर्शाती है? पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी उसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को बताती है, पहली बात। दूसरी बात, अपन इसको कैसे ज्ञात करते हैं? विंकलर मेथड के द्वारा अपन ऑक्सीजन को ज्ञात करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। क्लियर है? ऑक्सीजन से रिलेटेड अपने 2-3 चीज़ और हैं कि भाई जो मिनिमम मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो कौन सा पूछा गया है कि एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जीव जंतु के बने रखने के लिए, जीवित रहने के लिए कितने ऑक्सीजन आवश्यकता होती है, मिनिमम कितनी ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। डिजॉल्व मतलब घुली हुई, तो 4 ppm होती है। तो समुद्र हुआ, हमारे रिवर हुई, झील हुई, इन सभी के अंदर कम से कम 4 ppm ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए, तब जा करके हमारे जलीय जीव जंतु उसमें सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो मर जाएंगे, ठीक है ना। और देखो क्या बात होती है कि हमारी जो, अगर मैं बात करूँ समुद्र के पानी की और नॉर्मल रिवर वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, तो समुद्र का खारा पानी होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं। नॉर्मल रिवर वाटर में वो खारा नहीं होता है, सॉल्ट्स तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे इन कंपैरिजन टू सी वाटर। क्लियर है क्या नहीं? तो जो हमारा सी वाटर है उसके अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है कम होती है, किसके कंपैरिजन में? इसमें रिवर में ज़्यादा घुली हुई होती है, उसमें कम घुली हुई होती है। रिवर में कितनी ज़्यादा घुली होती है? 20% अधिक, या कहा जाए सी वाटर में 20% कम घुलती है। अगर इसमें 10 ppm आपको मिल रही है तो उसमें आपको 8 ppm ही आप इसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जो हमारे मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारी अनपॉल्यूटेड रिवर होती है, नॉर्मल रिवर जो होती है, उसमें कितनी ऑक्सीजन मिनिमम बनी रहती है? तो भाई अनपॉल्यूटेड रिवर के अंदर हमारी जो ऑक्सीजन बनी रहती है वो मिनिमम रहती है कितनी? 10 ppm। क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ चीज़ें अपन इनको करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, सबसे पहले मैं इन सभी को लिखते हैं अपन डिजॉल्व गैसेज में, अपन ए लिखते हैं, वो है ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन के पॉइंट लिख लेते हैं डायरेक्टली।
वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल लाभदायी होती है लेकिन इसका डिप्लीशन का मतलब कमी, पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर व माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति को दर्शाती है। ठीक है, इसे विंकलर मेथड द्वारा ज्ञात करते हैं। दूसरी बात क्या आती है हमारी, इससे रिलेटेड जो नोट है उन दोनों तीनों को लिखते हैं हम। एक्वेटिक एनिमल्स के जीवित रहने के लिए मिनिमम 4 ppm ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नोट नंबर 2, सी वाटर में नेचुरल नॉर्मल रिवर वाटर की तुलना में 20% कम घुली ऑक्सीजन होती है। और क्या है तीसरा, अनपॉल्यूटेड रिवर में टेन ppm मिनिमम 10 ppm ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ठीक है भाई, तो ये हमारी कुछ बातें थी किससे रिलेटेड, ये हमारी बातें थी कंप्लीटली ऑक्सीजन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकंड कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको लिख लेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। दूसरा अपन देखते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड मतलब CO2।
तो अगर भैया CO2 पानी मौजूद है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है हमारा, CO2 अगर पानी मौजूद है तो वो क्या करती है, pH लेवल को गिरा देती है। pH लेवल गिराने का मतलब क्या है, एसिडिक वाटर बन जाना। और एसिडिक अगर वाटर बन चुका है तो इसका मतलब पानी में कोरोजन के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो इनडायरेक्टली अपन क्या कह सकते हैं भाई, देखो CO2 कारण क्या हो रही है, pH डाउन हो रही है, एसिडिक वाटर बन रहा है, और एसिडिक वाटर बनने के कारण ही क्या होता है, पानी में कोरोजन होता है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 के कारण क्या होता है, कोरोजन। भाई CO2 pH डाउन क्यों कर देता है, भाई CO2 कारण क्या बनता है अपना, इसके कारण बनता है अपना कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड एसिड ही तो होता है भाई, और एसिड बनते ही क्या होता है, कोरोजन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, हमारा कोरोजन प्रोड्यूस होता है। तो ये चीज़ अपन लिखते हैं इसके अंदर। कार्बन डाई ऑक्साइड के कारण पानी की pH घटती है, वह कोरोजन इंक्रीज होता है। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अगर ये पानी मौजूद है ना, H2S गैस, तो क्या करती है ये भाई, एक तो हमारे सबसे पहले पानी में बैड टेस्ट और अडर को प्रोड्यूस करती है। अगर ये मौजूद तो बदबू आने लगती है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन को बताती है। और बदबू आएगी, बदबू भी कैसी आती है, H2S गैस के कारण। आपने देखा 12th में, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, रॉटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, किसके कारण, H2S गैस के कारण। तो ये क्या इम्पार्ट करती है पानी को, बैड टेस्ट और अडर। H2S गैस पानी में बैड टेस्ट व अडर उत्पन्न करती है। ठीक है भाई। इसकी प्रेजेंस से पानी, इसकी प्रेजेंस से रॉटन एग स्मेल आती है, सड़े हुए अंडे की बदबू आती है भाई। और एक कौन सी गैस है हमारी, मीथेन गैस। तो मीथेन क्या होती है भाई, मीथेन गैस हाईली एक्सप्लोजिव गैस होती है। ये होती हुई अपनी मीथेन। तो मीथेन गैस क्या है, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होती है। अगर ये पानी मौजूद है तो हमारे जो पाइप लाइन उसके बस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सभी को आप लिखेंगे। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, दोनों अपने हो चुके कंप्लीट, एक तो केमिकल और दूसरा फिजिकल, दोनों हो चुके हैं। अपना तीसरा कौन सा आता है, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है।
वो ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोज नहीं होते हैं। देखिए भाई, अब हमारी बात आती है कौन से पैरामीटर। एक तो हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर वो कंप्लीट हो चुके हैं, केमिकल भी हो चुके हैं, लास्ट तीसरा कौन सा हमारा बायोलॉजिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर कितने प्रकार का होता है। इसमें केवल दो ही चीज़ों का काम है, एक तो ऑर्गेनिक मैटर का, दूसरा हमारे किसी काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपको बुक के अंदर जो अपनी बुक है ना उसमें OM लिखा मिलेगा। OM का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर, और ये माइक्रो O का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। तो अब आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि हमारे ऑर्गेनिक मैटर कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहली बात तो कि ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है वो पदार्थ जिसमें कार्बन मौजूद है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। पहली बात क्लियर। अब बात आती है हमारे ऑर्गेनिक मैटर, हमारे बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो बायोलॉजिकली नेचुरली डिग्रेड हो जाए। देखो, डिग्रेड होने का मतलब ऑक्सीडाइज होने का मतलब और डिकम्पोज होने का मतलब एक ही है, खत्म हो जाना। जैसे एप्पल है, एप्पल को खाने लगे, माइक्रो खाते 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 एंड में एक राख बची, तो राख बची तो हुई है, तो एप्पल बचा है क्या, नहीं। लेकिन एप्पल का जो एक अवशेष है वो बचा हुआ है, प्रोडक्ट वो क्या है अपना, राख है, राख बची, तो राख हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो उन्होंने अपन क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो है हमारे एप्पल को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। ये होता है डिकम्पोजिशन का मतलब। तो देखिए भाई, वो ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज बोलो चाहे डिग्रेड बोलो, चाहे आप देखो डिग्रेडेबल, डिग्रेड बोलो, डिकम्पोज बोलो, चाहे ऑक्सीडाइज्ड बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। कौन कौन से, वेजिटेबल्स हुआ, फूड हुआ, वुड हुआ, सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, ये कौन से हैं हमारे साक्षारी, ये हमारे, ये साक्षारी हमारे बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो हैं जिसमें कार्बन तो मौजूद है लेकिन उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है खत्म नहीं कर सकते नेचुरली। उनको खत्म करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस का काम में हमने लेना पड़ेगा, कोई से केमिकल हमको यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो ऑर्गेनिक मैटर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल फिनॉल हुआ, सेल्यूलोज हुआ, इनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नेचुरली खत्म नहीं कर सकते। क्लियर है कि नहीं। अब अपन आगे देखते हैं। देखो छोटी छोटी टर्म है इसलिए हम पहले ही देख देते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये तो था अपना ऑर्गेनिक मैटर। अगर मैं बात करता हूँ डिकम्पोजिशन कितने प्रकार की होती है तो वो भी देखते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई, मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको खत्म करना ही क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। डिकम्पोजिशन भाई दो प्रकार की होती है, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है अनएरोबिक। अभी हमारी एरोबिक डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, एरोबिक डिकम्पोजिशन तो वो होती है हमारी जो एयर की एब्सेंस में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है
ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करते हैं। अगर हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर, ये तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर मान लो एप्पल है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लग गया हमारे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपने दो प्रकार के एप्पल रखे हुए, एक एप्पल रखा है आपने किसमें, ओपन में, और एक आपने रखा है कमरे के अंदर, ठीक, और कमरे में किसी प्रकार की कोई एयर मौजूद नहीं है, तो दोनों पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। इस पर भी आए, ये किस में है भाई, रूम, ये तो है एयर, ठीक, और इसमें ये किस में है, रूम में, ये तो ओपन है, रूफ पर है, और ये रूम के अंदर है, एयर मौजूद नहीं है। तो इस वाले केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, इस वाले केस में भी आएंगे, दोनों ही केस में आएंगे। लेकिन ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एयर वाले, ये इसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। मान लो अगर ये खत्म हो रहा है 9 दिन में, तो ये केवल 3 दिन में खत्म हो जाएगा, मतलब 3 गुना अधिक तेजी से इसको खत्म करते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात कि भाई ये किसकी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं, ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कर रहे हैं हमारे एयर की प्रेजेंस में काम, और ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर की एब्सेंस में काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के होते हैं, एयर की प्रेजेंस में काम करने वाले भी होते हैं, एयर की एब्सेंस में काम करने वाले भी होते हैं। तीसरी बात क्या होती है हमारी, कि इस वाले केस में जो आपको एंड का प्रोडक्ट मिलेगा ना, बचा हुआ अवशेष, वो आपको कैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ राख मिलेगी, और राख के अंदर क्या होता है, सल्फेट, नाइट्रेट, इस तरह की चीज़ें, आप क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पर आपको एंड में जो चीज़ बची कुची मिलेगी ना, वहाँ पर वो क्या मिलेगा, चिपचिपा सा पदार्थ मिलेगा, या तो आपको ऑयल के रूप में मिलेगा, गैस वगैरह इवॉल्व होंगी। तो ये चीज़ किस में प्राप्त होगी आपको, इस वाले केस में। तो दो प्रकार के अपने डिकम्पोजिशन होते हैं, मतलब इनको खत्म करने का तरीका दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा कौन सा, एरोबिक, मतलब एयर की प्रेजेंस में काम होता है, दूसरा होता है अनएरोबिक, मतलब एयर की एब्सेंस में काम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को अपन वन बाय वन लिख लेते हैं कि एयर की एब्सेंस में तो कौन से काम करते हैं और प्रेजेंस में कौन से काम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एरोबिक डिकम्पोजिशन, यह डिकम्पोजिशन एयर की प्रेजेंस में कार्य करता है, या लिख सकते हैं हम इसे प्रेजेंस में होता है। यह डिकम्पोजिशन एयर की एब्सेंस में होता है। स्पीड की बात करें, यह 3 गुना अधिक तेजी से कार्य करता है। यह धीमी गति से कार्य करता है। इसमें एंड प्रोडक्ट स्टेबल प्राप्त होता है। स्टेबल का मतलब सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। इसमें एंड प्रोडक्ट अनस्टेबल प्राप्त होता है, जैसे ऑयल, गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है भाई। तो इसमें कैसा मिलेगा हमको, स्टेबल, राख के तरह मिलेगा, इसको आप इकट्ठा करके फेंक सकते हो। इसमें ऑयल, गैसेस ऐसी इवॉल्व होंगी जिनको आप पकड़ नहीं सकते हो, जिनको आप इकट्ठा करके फेंक नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो ये अपने कुछ डिकम्पोजिशन के टाइप थे, दोनों दोनों हमारे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं इसे बताता हूँ।
अब देखो बात आती है हमारे नेक्स्ट हेडिंग क्या, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज माइक्रोन में होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ में होता है। कौन कौन से होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म? एक होता है हमारा बैक्टीरिया, वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया, वायरस, हेलिमेंट्स हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, कॉलीफॉर्म हुआ, सारे के सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमारे माइंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल क्या आता है? बैक्टीरिया, जबकि ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कॉलीफॉर्म्स, ई कोली और बी कोली दोनों होते हैं, और हेलिमेंट्स और वॉर्म्स, फंजाई एक्सेट्रा। देखो भाई, तो माइक्रो ऑर्गेन्स वो हमारे ऑर्गेन्स होते हैं जिनका साइज माइक्रोन में होता है, 10⁻⁻⁶ में चलता है, बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम केवल हमारा बैक्टीरिया नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं। बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, कॉलीफॉर्म हुआ, एलिमेंट्स हुआ। इनमें जो कॉलीफॉर्म होते हैं ना, वो कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं। जो भी हमारे वार्म ब्लड ग्रुप के जो होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं जिनका गर्म खून होता है, तो उन सब के अंदर हमारे कॉलीफॉर्म ज़रूर मौजूद होंगे। तो कॉलीफॉर्म मौजूद होने का मतलब क्या है? वो अपनी इसकी प्रेजेंस को भी बताता है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस को भी बताता है। तो हमारे जो, अब अगर मैं बात करूं केवल बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है हमारा कौन सा? एरोबिक बैक्टीरिया, आप समझ गए होंगे, जो केवल एयर की प्रेजेंस में काम करेगा। दूसरा अनएरोबिक, जो केवल एयर की एब्सेंस में काम करेगा। फैकल्टेटिव, वो बैक्टीरिया जो एयर की एब्सेंस प्रेजेंस दोनों में काम कर सकता है। तो 3 प्रकार के अपने बैक्टीरिया होते हैं, इनके बारे में भी अपन लिख लेते हैं। ये बैक्टीरिया एयर की प्रेजेंस में कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया एयर की प्रेजेंस व एब्सेंस दोनों में कार्य करते हैं। ये बैक्टीरिया एयर की एब्सेंस में कार्य करते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब सारे हमारे बैक्टीरिया थे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसी से रिलेटेड हमारी एक चीज़ और है, क्या? बैक्टीरिया की एक कैटेगरी और होती है, कौन सी होती है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं। ये बैक्टीरिया बीमारी
नहीं फैलाते हैं। तो ये जो थे हमारे सारे बैक्टीरिया थे दोनों प्रकार के। पैथोजेनिक कौन से होते हैं? पैथोजेनिक जो वर्ड होता है उस वर्ड का ही मतलब क्या होता है अपना? पैथोजेनिक वर्ड का मतलब होता है कि जो बीमारी फैलाता है, ठीक है। और नॉन पैथोजेनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? तो बीमारी नहीं फैलाता। तो ये अपने दोनों बैक्टीरिया हो चुके हैं, जितने भी अपने टाइप्स थे बैक्टीरिया के वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो अपन है नेक्स्ट वो देखते हैं, क्या? शेप ऑफ बैक्टीरिया। मैं इसे मिटाता हूँ। अब आता है नेक्स्ट शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप कौन कौन सी होती है? स्फेरिकल शेप, सिंगल ग्रुप चेन, स्ट्रेट रॉड, इसके भी 3 कैटेगरी, सिंगल ग्रुप चेन, स्पाइरल, चौथा कर्व। तो सिंगल स्फेरिकल अगर है तो स्फेरिकल की शेप कैसी होगी हमारी? ऐसी शेप होगी। ग्रुप में है तो मतलब अभी मैं बता दूंगा आपको। अब देखिए भाई देखो, अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि जो हमारी शेप होती है बैक्टीरिया की कौन कौन सी होती है। एक तो बैक्टीरिया हमारा मौजूद होता है किसके रूप में? बिल्कुल स्फेरिकल, गोल आपको मिलेगा। दूसरा जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो कैसा मिलेगा आपको? स्ट्रेट रॉड टाइप, मतलब जैसे ये जो आपको रॉड दिख रही है कुछ इस प्रकार का। एक हमें कैसा मिलता है? ग्रुप टाइप का। ग्रुप के अंदर मतलब क्या है वो आगे ग्रुप का तो अभी हम देखेंगे, पहले शेप के आधार पर देखते हैं अपन। तो स्फेरिकल मिलता है अपन को, एक रॉड टाइप का मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको एस, ठीक है, यूं इस तरह का स्पाइरल। स्पाइरल क्लियर है कि नहीं? और एक अपन को मिलता है कर्व्ड कुछ। तो 4 प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। जो हमारा स्फेरिकल होता है उसको बोलते हैं कॉकस। अब स्फेरिकल अपन कई कैटेगरी में मिल सकता है। हो सकता है वो केवल सिंगल हो तो उसको बोलेंगे कॉकस। अगर वो ग्रुप में है 4-5 हैं अगर वो, तो कॉकी कहलाएगा। अगर वो चेन के रूप में है तो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और अगर इरेगुलर बंचेस के रूप में है, कई सारे झुंड के रूप में है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? स्टाइफ्लोकोकस। और दूसरा अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट रॉड टाइप की, अगर रॉड टाइप का स्ट्रक्चर तो अपना कहलाएगा बैसिलियस। अगर वो हमारा ग्रुप में है तो कहलाएगा बैसिली। और अगर वो अपना चेन के रूप में तो स्टेप्टोबैसिलस कहलाता है। स्टेप्टो का मतलब भी क्या होता है? चेन।
और कर्व्ड है तो ये स्पेरिलियम, और अगर ये स्पाइरल रूप में है तो स्पेरिलियम, और अगर ये कर्व्ड है तो वाइब्रियो कहलाता है। इसमें ये दो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्फेरिकल शेप का तो क्या कहलाता है और रॉड टाइप का क्या कहलाता है। तो स्फेरिकल शेप का कहलाता है हमारा क्या, स्पेकोकस, और रॉड टाइप का जो है वो क्या कहलाता है हमारा बेसिलियस। ये आपको ध्यान रखने हैं नाम दोनों दोनों। ये हमारे शेप ऑफ बैक्टीरिया होती है। शेप ऑफ बैक्टीरिया के बाद अगर हम देखते हैं कि भाई बैक्टीरिया के इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या क्या होता है, कुछ तो बीमारियां फैलाते हैं हमारे, कौन कौन से क्या क्या बीमारी फैलाते हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। पहला इफेक्ट तो क्या है अपना, डिजीज। तो भाई क्या है अपना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे, एक तो हमारा कौन सा, बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया जो होता है हमारा वो क्या फैलाता है, टाइफॉइड और कॉलेरा और डिसेंट्री। वायरस की बात करते हैं, पोलियो फैलाता है, हेपेटाइटिस या कहो जॉन्डिस, ये सब चीज़ें। और ये अमोएबिक डिसेंट्री। जो भैया टाइफाइड होता है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ वैसे याद रखने के लिए। टाइफाइड कौन फैलाता है, टाइफाइड जो फैलाता है वो हमारा एक, देखो सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमें बीमारियां फैलाते हैं, शरीर के अंदर घुस करके बीमारियां फैलाते हैं। कौन सी, बैक्टीरिया तो क्या करता है, टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, ये हमारी वाटर बोर्न डिजीज है। वाटर बोर्न डिजीज कौन सी होती हैं, ये वो बीमारियां होती हैं जो पानी के माध्यम से फैलती हैं। अब भाई अगर मैं कहूँ मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये सारी वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। ये नहीं कि सर इसके अंदर मच्छर पनपते हैं, वो इनकी जगह ही तो है, वो जगह है, मीडियम नहीं है ये। इस पानी के कारण अगर कहीं पर मच्छर पनप रहे हैं, उसको पानी को पी लिया हमने तो हमें मलेरिया हो जाएगा, नहीं। मलेरिया मच्छर के काटने से हो रहा है, पानी से नहीं हो रहा है। पानी में तो उनकी जगह है, उनका आवास है, क्लियर है क्या, नहीं तो वो वाटर बोर्न डिजीज कैटेगरी में नहीं आएगा। वाटर बोर्न डिजीज वो डिजीज होंगी जो वाटर के थ्रू ही हमको बीमारी फैल रही है। जैसे कि बैक्टीरिया अगर घुस गया पानी के अंदर, कौन सा, सल्मोनेला टाइफी, और उस पानी का अगर हमने यूज कर लिया तो हमें क्या हो जाएगा, टाइफाइड फीवर हो जाएगा। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, सल्मोनेला टाइफी के कारण, इसके कारण हमारा टाइफाइड फीवर होता है। दूसरा कॉलेरा, तीसरा डेसेंट्री। अगर बात करता हूं वायरस, तो पोलियो जो होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण। अगर पोलियो को वायरस जो है पानी में मौजूद है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, पोलियो। हेपेटाइटिस या कहो, जॉन्डिस या कहो, पीलिया, पीलिया भी इसी के कारण होता है। पानी में अगर ये वायरस मौजूद है और अगर उसका हमने यूज कर लिया तो हमें हेपेटाइटिस या फिर ये पीलिया या कहा जाए जॉन्डिस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्रोटोजोआ, तो उसके कारण क्या होता है, अमोएबिक डिसेंट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगर मैं सेकेंडरी बात करूं और क्या चीज प्रॉब्लम होती है, और अपने ये एक होता है सल्फर अटैक, आयरन बैक्टीरिया की बात करते हैं। क्या करते हैं भाई, आयरन बैक्टीरिया पानी में कलर उत्पन्न करता है, वह और क्या करता है साथ में, ट्यूबरकुलेशन भी करता है। तीसरी बात करता हूं मैं आयरन बैक्टीरिया के बाद में,
सल्फर बैक्टीरिया की यह बैक्टीरिया कंक्रीट से क्रिया करके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कम करता है। अब ये वाला जो बैक्टीरिया ना हमारा सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, तो आयरन बैक्टीरिया क्या है, हमारे ऑक्सीजन से और हाइड्रोक्साइड से मिलकर के क्या करता है, FeOH का होल थ्राइस बनाएगा, जो क्या है बॉटम में नीचे बैठने लगेगा। जब वो बॉटम में नीचे बैठने लगेगा तो पाइप जो है हमारा वो कंप्लीटली क्या हो चुका है, चौक हो जाएगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलेशन कहते हैं। तो ट्यूबरकुलेशन होता है आयरन बैक्टीरिया के कारण, और साथ में अगर आयरन बैक्टीरिया मौजूद है तो फिर वो क्या करता है, हमारे पानी में लाल कलर या फिर मटमैला कलर या कहा जाए हमारा ब्राउन कलर प्रोड्यूस करता है। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर बहुत ही बेकार चीज होती है। अगर ये कंक्रीट के अंदर मौजूद है तो फिर क्या करता है, ये उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जो उसमें क्रैक्स होने लगेंगे, वो झड़ने लगेगी कंक्रीट की सरफेस। तो ये अपने किसके प्रभाव है, तो अपनी कंक्रीट की लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी किसका इफेक्ट है, अपना, ये भी बैक्टीरिया का इफेक्ट है अपने। तो ये सारी बैक्टीरियोलॉजिकल हमारी बातें थी। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेजरमेंट, बैक्टीरिया को अपन मेजर कैसे करें, किस तरह से मैं ज्ञात करूँ कि कितना बैक्टीरिया मौजूद है कितना नहीं है। तो भैया देखो, बैक्टीरिया को कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन काम है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करें फिर, उसके लिए क्या है, लेटेस्टली मैंने आपको बताया था कि अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक तो होता है ई कोली, मतलब ई कॉलीफॉर्म, ई का मतलब होता है स्कर्किया कॉलीफॉर्म। तो जहां पर ई कोली मौजूद है ना, वहां पर बैक्टीरिया का मौजूद होना 100% जायज है। वहां पर मतलब बैक्टीरिया मौजूद होगा। सॉरी, मैंने अपोजिट बोल दिया। पहले आप इसको उतार दीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। ठीक है, इसे मिटाता हूं, फिर हम बात करते हैं कॉलीफॉर्म टेस्ट की। देखो, मैंने बताया आपको, जो हमारे ई कोली होते हैं ना, मतलब ई कॉलीफॉर्म, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जहां पर बैक्टीरिया मौजूद है वहां कॉलीफॉर्म होगा ही होगा, लेकिन जहां पर कॉलीफॉर्म मौजूद है वहां पर बैक्टीरिया का होना जरूरी नहीं है, पहली बात। तो मतलब जहां पर बैक्टीरिया मौजूद है तो अपन को पता है कि भाई कॉलीफॉर्म वहां पर होगा ही होगा। कॉलीफॉर्म जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, ठीक है। जो भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा निकलता है उसमें कॉलीफॉर्म्स निकलते हैं। कॉलीफॉर्म्स निकलने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर, इसका मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा में कॉलीफॉर्म है, और अगर पानी में कॉलीफॉर्म मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे वहां पर ह्यूमन एक्सक्रीटा कहीं ना कहीं से एंटर कर रहा है। और कॉलीफॉर्म को ज्ञात करना ईजी होता है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया। तो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को तो ज्ञात कर नहीं सकते इजीली, तो हम इसको इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं और इसके आधार पर इनडायरेक्टली अपन को क्या पता चलता है, बैक्टीरिया की वैल्यू। तो हम कॉलीफॉर्म टेस्ट करते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट क्यों करते हैं, क्लियर है भाई। कॉलीफॉर्म टेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई जो हमारा बैक्टीरिया है उसको ज्ञात करना तो होता है कठिन उसको ज्ञात करना कठिन है, तो अपन क्या करते हैं, उसके लिए कॉलीफॉर्म को ज्ञात करना इजी होता है, तो हम कॉलीफॉर्म को ज्ञात कर लेते हैं। उसके आधार पर अपन क्या निकालते हैं, बैक्टीरिया की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो देखो भाई, इसका अपन कौन कौन से टेस्ट होते हैं जनरली, आपको केवल नाम याद रखना है। एक तो होता है अपना एमपीएन टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, ठीक है। इसमें अपन 3 स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, प्रिजम्पटिव, कन्फर्म्ड और कंप्लीटेड टेस्ट, वो मैं लिखवा दूंगा आपको। और एक अपना होता है कौन सा, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। तो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में क्या करते हैं अपन, एक अपने पास इनक्यूब एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर के ऊपर से जिस पानी का अपन को निकालना है बैक्टीरिया, उस पानी को अपन डालते हैं उस फिल्टर के अंदर, ठीक है भाई। उस पानी को आपने डाल दिया फिल्टर के अंदर, और फिर डालने के बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले फिल्टर के ऊपर क्या है, अपना ई कोली और बी कोली, मतलब आपका जो बैक्टीरिया वो भी रुक जाएगा फिल्टर के ऊपर, और आपके जो कॉलीफॉर्म्स हैं वो भी फिल्टर के ऊपर रुक जाएंगे। दोनों चीज ऊपर रुक चुकी हैं। अब आप उसको उठा करके किस में डाल देते हो, जो भी आपका जो बचा हुआ फिल्टर के ऊपर, उसको आप उठा करके इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर एक बॉक्स रहता है, बिल्कुल क्लोज्ड टाइट बॉक्स रहता है, ठीक है, एयर टाइट बॉक्स रहता है, उसमें आप इनक्यूबेटर में आप उसको बंद कर देते हो।
आपने उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद में आप उस इनक्यूबेटर में 20 घंटे के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको बंद करते हो, और उसमें आप क्या करते हो, साथ में लैक्टोज ब्रोथ नाम की एक चीज़ डाल देते हो। ये क्या होता है, ये खाना होता है, फूड होता है, किसका, कॉलीफॉर्म का। तो लैक्टोज ब्रोथ को खाते ही अब आपने बंद कर दिया उसको, पूरे डब्बे को, अब कॉलीफॉर्म को बंद कर दिया 20 घंटे के लिए 35 डिग्री पर, और आपने साथ में लैक्टोज ब्रोथ डाले। तो वो क्या है, लैक्टोज ब्रोथ का यूज़ करते हैं, यूज़ करके वो हो जाते हैं, फूल जाते हैं। फूलने के बाद में अपन उसका जो काउंटिंग है ईजिली कर सकते हैं। क्लियर है क्या नहीं। तो ये उसका काम रहता है। तो अपन निकालते क्या है, काउंट क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म को, और इनडायरेक्टली अपन को क्या पता चल जाता है, अपन को बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो इस तरह से अपन निकालते हैं, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। ठीक है, तो इसके बारे में लिख देता हूं आपको। इसमें लिखते हैं पहले अपन, बैक्टीरिया को ज्ञात करना कठिन होता है, वह कॉलीफॉर्म को ज्ञात करना इजी होता है। कॉलीफॉर्म की उपस्थिति बैक्टीरिया को दर्शाती है, इसलिए बैक्टीरिया को ज्ञात करने के लिए कॉलीफॉर्म्स को काउंट किया जाता है। इसके निम्न टेस्ट होते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक क्या होता है, इसमें लिखते हैं भाई, इस टेस्ट में इस टेस्ट में वाटर सैंपल को फिल्टर के ऊपर से गुजारते हैं। फिल्टर पर रुके बैक्टीरिया व कॉलीफॉर्म को इनक्यूबेटर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 घंटे के लिए रखा जाता है। इस इनक्यूबेटर में लैक्टोज ब्रोथ को डालते हैं, जिससे कॉलीफॉर्म का साइज इंक्रीज हो जाता है और इन्हें काउंट करने में आसानी होती है। इनकी सहायता से बैक्टीरिया को ज्ञात
किया जाता है। क्लियर है भाई? तो ये जो अपनी सारी बातें थी किस चीज़ की थी, हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक की। तो मैं इसका आपको डायग्राम भी बना देता हूँ, आप इसको उतारें, फिर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। देखो, जैसे बात करूँ मैं स्टार्ट में, तो ये तो था अपना फिल्टर। अब फिल्टर के ऊपर ये आपने क्या डाला, टेस्ट सैंपल। ये पानी बाहर निकल गया, इस कंप्लीट को आपने बंद कर दिया किसमें, इनक्यूबेटर। ठीक, अब इसके अंदर ये इन चीज़ों को आप ले गए अंदर। तो रेड तो क्या है भैया, रेड तो है बैक्टीरिया, और ग्रीन क्या है, कॉलीफॉर्म। देखो, तो यही करते हैं अपन। सबसे पहले तो फिल्टर के ऊपर से पानी को डाला, जो भी अपने रुका हुआ तो ऊपर, ये रेड तो क्या दिखा रहा है, बैक्टीरिया, और ग्रीन अपना क्या है, ग्रीन है अपना कॉलीफॉर्म। इन दोनों को इसमें डाल दिया, और इसमें साथ आपने क्या डाल दिया इसके अंदर, लैक्टोस ब्रोथ को भी आपने डाल दिया। इनका खाना खाते ही वो फूल गए, फिर उसको अपन काउंट कर लेंगे। ये होता अपना प्रोसीजर। नेक्स्ट अपना एमपीएन टेस्ट, इसका नाम याद रखना है। एमपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मतलब हम सैंपल लेते हैं, उसके अंदर हम क्वांटिटी, हम प्रायिकता के आधार पर देखते हैं कि भाई इसके अंदर कितने अपने 2 सैंपल ले लिए मान लो पानी के, इसमें कितना है जो अपने बैक्टीरिया होते हैं, अपने कॉलीफॉर्म होते हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो एक बार तो हमने जैसे मान लीजिए 1 लीटर ले लिया, फिर उस 1 लीटर में से भी हमने ले लिया कितना, आधा लीटर, उसमें से भी हमने टेस्ट सैंपल, तो टेस्ट सैंपल में से टेस्ट सैंपल हम तोड़ते जाते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी को अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के आधार पे। इसके अपने 3 स्टेज होती हैं इस टेस्ट में, 3 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, एक तो होती है हमारी प्रिजम्पटिव टेस्ट, एक होती है कंफर्म्ड टेस्ट, और एक होती है हमारी कंप्लीटेड टेस्ट। इन तीनों को फॉलो करना होता है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है हमारा मेथड आता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। तो अपने इस तरह से ये सारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। कॉलीफॉर्म को ज्ञात करने के साथ ही अपनी जो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर थे वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में अपन जो अपनी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 3 वो भी कंप्लीट हो चुकी है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की अपनी एक ही यूनिट बच रही है, वो कौन सी हमारी, वो है वाटर ट्रीटमेंट। उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।